हम लोग चोल प्रशासन पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? चोल प्रशासन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चोल काल में जो प्रशासन का स्वरूप था वो राजतंत्र था। बहुत सारी चर्चाएं हुई थी। कुछ जैसे कि राजा जो उपाधि लेता था वो चक्रवर्ती गल का उपाधि लेता था। चक्रवर्ती गल, त्रिकाल का उपाधि लेता था या सम्राट का उपाधि लेता था। चोल काल के प्रशासन का सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रमाण है वो मिला है हमें उत्तर मेरूर अभिलेख से। उत्तर मेरूर अभिलेख से ये अभिलेख, एक अभिलेख 919 एडी का है और दूसरा अभिलेख 929 एडी का है और ये परांतक प्रथम का है। इससे हमें स्थानीय प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। स्थानीय प्रशासन को स्वायत्तता दिया गया था। स्थानीय प्रशासन को क्या दिया गया था? स्वायत्तता दिया गया था। जो इससे उत्तर मेरूर अभिलेख से हमें पता चलता है कि दो प्रकार की संस्था होती थी, उर सभा या महासभा। उर जो था वयस्क लोगों की सभा थी और जो कर देते थे ये जनसाधारण का था। ये जनसाधारण का था। वैसे जनसाधारण लोग जो वयस्क थे और कर देते थे वह उनकी जो सभा होती थी उर कहलाती थी। सभा या समिति महासभा में ब्राह्मणों की सभा होती थी, जो आपको मान के चलिए जिनको अग्रहार जमीन मिला हुआ है या ब्रह्मदेव जमीन मिला हुआ है या देवदान जमीन मिला हुआ है। कुछ ब्राह्मणों की ऐसे भी गांव होते थे जहां उर मिलता है। वो बहुत पुराने गांव होते थे, लेकिन जो नए गांव बसे वहां पर ऐसी बात नहीं थी। वहां जहां ब्राह्मण होते थे वहां सभा या महासभा और उर, ये जो सारी संस्थाएं थी अपना काम चलाने के लिए जो है विभिन्न प्रकार का समिति का गठन करती थी। समिति का काम था टैक्स वसूलना, स्वास्थ्य का काम देखना, सड़क का काम देखना, ग्रामीण प्रशासन देखना, उसके बाद खेती बाड़ी देखना, ये सब जो है न्याय का काम करना। ये सारा काम कौन करता था? ये सारा काम जो है समिति करता था और ये समिति को वारियम कहा जाता था। समिति को क्या कहा जाता था? वारियम कहा जाता था। कुछ इंपॉर्टेंट समिति थी, कुछ इंपॉर्टेंट वारियम था जो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। जैसे एक था टोटवारियम। टोटवारियम जो था ये आपको उद्यान समिति था, जिसको बगीचा वगैरह होता है ना, उसी प्रकार का ये समिति था, बगीचा का देखभाल, गार्डन। उसके बाद था पोनवारियम। पोनवारियम जो था वो स्वर्ण गोल्ड स्मिथ होता था ना, उसी का स्वर्णकार लोगों का समिति होता था। एरीवारियम, एरीवारियम जो होता था वो सिंचाई समिति होता था। और एक होता था संवत्सर वारियम। ये जो होता था वार्षिक समिति होती थी। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट समिति होती थी। टोटवारियम, पोनवारियम, एरीवारियम, संवत्सर वारियम, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट समिति का जो सदस्य चुनाव होता था, सदस्य होता था, वो 3 साल के लिए होते थे। और कुछ शर्त मैंने बताया था, कुछ और बता देता हूं कि जिस गांव का वो सदस्य चुना जाता था, वारियम का सदस्य चुना जाता था, वहीं से उसको जो है उसी क्षेत्र का रहने वाला होना चाहिए, निवासी जो है उसी क्षेत्र का होना चाहिए। ये मस्ट होता था, उसी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि आप एक बार समिति के सदस्य चुन लिए गए तो आपको हटाया नहीं जाएगा, आपको हटाया भी जा सकता है। आपने अगर गलत काम किया है तो आपको हटाया भी जा सकता है। ये जो समिति होती थी ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो स्थानीय प्रशासन था वो काफी स्वायत्त था और राजा भी जो है यहाँ के जो विधि निर्माण करता था, लॉ बनाता था, तो इनसे परामर्श ले लेता था, फिर जो है वो विधि निर्माण करता था। कहने का अर्थ कि इन्हें काफी स्वायत्तता मिला हुआ था इन समितियों को।
एक तरह से कह सकते हैं कि ये बहुत ही लोकतांत्रिक समिति थी, लोकतांत्रिक समिति थी। उसी क्षेत्र का निवासी इसलिए बनाया गया क्योंकि उस व्यक्ति को उस क्षेत्र का जन समस्या का बेहतर जानकारी होगा। तो ये विभिन्न प्रकार के आपको जो है समिति हो गया। सभा अपना काम समिति के ही माध्यम से करता था। और भी है जैसे कि 1/1/1/1/4 वेली भूमि पर उसका मकान हो, ये सब भी उसका शर्त था कि समिति का सदस्य बनने के लिए 3 साल के लिए चुना जाता था। प्रत्येक वर्ष चुनाव होता था। मंदिर के प्रांगण में इसकी बैठक होती थी, या तालाब के किनारे बैठक होती थी, या आप कह सकते हैं कि पेड़ के नीचे बैठक होती थी। ये सब इसका कुछ चीज है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सैन्य प्रशासन पर। तो सैन्य प्रशासन में बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं कि इसकी चोल की जो नौसेना थी वो काफी इंपॉर्टेंट थी। तभी उसने बंगाल की खाड़ी पर अपना कब्जा जमा लिया और बंगाल की खाड़ी को चोल की खाड़ी बना दिया। जैसे शैलेंद्र साम्राज्य को जीत लिया, श्रीलंका को जीत लिया, अरब सागर में आके मालदीव को जीत लिया राजा राम ने। श्रीलंका को जो है, उत्तरी श्रीलंका को राजा राम ने जीता था। पूरा श्रीलंका को उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने जीत लिया। शैलेंद्र साम्राज्य जो जावा मलाया सुमात्रा में था, उसको राजेंद्र प्रथम ने जीत लिया। तो ये सब नौसेना के ही बल पर था। चोलों की नौसेना काफी डेवलप थी। उसके बाद है न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन में देखते हैं कि 13वीं सदी का एक चीनी यात्री है चाओ जू कुआ। वो चोलों के न्याय प्रशासन के बारे में चर्चा करता है। जो ग्राम प्रशासन था वो भी न्याय का काम करता था। और यहां पर जो सबसे गंभीर अपराध था चोल काल में वो था राजद्रोह। राजद्रोह गंभीर अपराध था और इसके लिए मृत्युदंड ही दिया जाता था। बाकी जो है 13वीं सदी का जो चीनी यात्री चाओ जू कुआ है, वह हमें चोलों के न्याय प्रशासन की सूचना देता है। अब है चोल काल की आर्थिक स्थिति। प्रशासन समाप्त हो गया, चोल काल का आर्थिक स्थिति थोड़ा देखा जाए। आर्थिक स्थिति में जो सबसे पहला चीज है कि कृषि सबसे इंपॉर्टेंट था। कृषि, पशुपालन, व्यापार वाणिज्य, विदेशी व्यापार। इस काल में विदेशी व्यापार काफी इंपॉर्टेंट था। और 10वीं सदी का इंपॉर्टेंट बंदरगाह था आपका कावेरीपट्टनम। कावेरीपट्टनम 10वीं सदी का इंपॉर्टेंट बंदरगाह था। इस समय जो है आपको विदेशी व्यापार जो है बंगाल की खाड़ी के जो देश थे, जैसे जावा हुआ, मलाया हुआ, सुमात्रा हुआ, चीन हुआ, श्रीलंका हुआ, इन क्षेत्रों से काफी विदेशी व्यापार होता था। विदेशी व्यापार में जो संगठन थे वो नाना देशी थे। ये सब व्यापारिक संगठन थे या मनी ग्रामम थे। ये सब विदेशी व्यापार के लिए को देखभाल करते थे। ये नाना देशी और मनी ग्रामम ऐसे संगठन, व्यापारिक संगठन थे जो विदेशी व्यापार को देखा करते थे। एक था नगर तार। ये जो था नगर के व्यवसायियों की संस्था थी। नगर के व्यवसायियों की कौन सी संस्था थी? नगर तार था। नगर तार। कृषि काफी इंपॉर्टेंट था और भू राजस्व का ये इंपॉर्टेंट स्रोत था। भू राजस्व 1/3 था और उत्पादन के आधार पर लिया जाता था। कैसे लिया जाता था? उत्पादन के आधार पर लिया जाता था। एरी पत्ती एक ऐसी भूमि होती थी, यहां से जो भू राजस्व वसूला जाता था उसको जो है सिंचाई पर खर्च किया जाता था। बात को समझिएगा, एरी पत्ती ऐसी भूमि थी जो वहां से जो राजस्व वसूला जाता था उसको सिंचाई पर खर्च किया जाता था। भूकर को कदमई भी कहा जाता था या कड़ई भी कहा जाता था। और भू राजस्व कौन वसूलता था? तो ग्राम प्रशासन वसूलता था और फिर ये राजकोष में जमा कर दिया जाता था। यह है आर्थिक स्थिति के बारे में।
उसके बाद है आपका सामाजिक संगठन, सामाजिक विशेषता। चोल काल में सामाजिक स्थिति क्या थी उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, उत्तर भारत में जो आर्य व्यवस्था था उसमें क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन दक्षिण भारत में क्षत्रिय और वैश्य देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, यह मैंने पहले भी चर्चा किया है। और यहाँ पर चूंकि मुख्य परीक्षा का ये डिमांड नहीं, सॉरी प्राथमिक परीक्षा का ये डिमांड नहीं है, लेकिन कुछ चर्चा मैंने पहले कर दिया है उसका। तो दक्षिण भारत में आपको दो ही वर्ण मिलता है, ब्राह्मण और शूद्र। शूद्र में जो थे, धनी शूद्र जो थे, वो जो थे आपको बिल्लाल थे, ये कृषक थे। शूद्र में क्या थे, कृषक थे, इसको याद रखिएगा। जो शूद्र होते थे, धनी शूद्र जो होते थे वो बिल्लाल थे, जो कृषक होते थे। और शूद्र को भी दो भाग में बांट दिया गया, वलंगई और इलंगई। वलंगई जो था बाया भाग और इलंगई जो था दाया भाग। बाया भाग में जो भी थे वो किसान थे या श्रमिक थे, और इलंगई में जो थे दस्तकार थे या शिल्पकार थे। यहां पर हमें एक अछूत जाति का भी वर्णन मिलता है जिसका नाम है परैया। परैया क्या है, अछूत जाति है। यहां पर रथराज नामक एक जाति मिलता है शूद्र में। इसका जो काम है वह यह है कि रथराज समझ ही रहे होंगे, ये उच्च वर्ण के पुरुष और निम्न वर्ण की महिला, उच्च वर्ण का अर्थ ब्राह्मण का यह पुरुष से पैदा हुआ और शूद्र की स्त्री से पैदा हुआ। अगर हम देखें तो यहाँ पर देवदासी प्रथा भी दक्षिण भारत में देखने को हमें मिलता है, दास प्रथा भी यहाँ पर देखने को मिलता है। स्त्री की स्थिति यहाँ अच्छी थी, स्त्री की स्थिति अच्छी थी। और दूसरा बात कि उच्च वर्ण की जो महिला थी वो जो है आपको क्या कहते हैं, उच्च वर्ण की महिला जो है प्रशासन में भाग लेती थी। चालुक्य की भी महिलाएं लेती थी। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि किस राजवंश की महिलाएं प्रशासन में भाग लेती थी तो आप चालुक्य ही मानिएगा आंसर। लेकिन चोल राजवंश की जो उच्च वर्ण की महिला थी वो भी प्रशासन में भाग लेती थी, यह भी सही है। लेकिन आप आंसर क्वेश्चन में आए तो आप चालुक्य ही उसको आंसर बनाइएगा। ब्राह्मण का समाज में ऊंचा स्थान था इत्यादि। इस प्रकार से जो है, जो आपका चोल काल का सामाजिक स्थिति समाप्त हो गया। अब जो है चोल काल पर जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो धार्मिक स्थिति और कला और संस्कृति का पार्ट जो है हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। हाँ, एक चीज ये कि भूमि माप चोल राजाओं ने करवाया था, भूमि माप चोल राजाओं ने करवाया था। और भूमि माप करवाने वाले थे राजा राज प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम। ये दोनों व्यक्तियों ने भूमि की माप करवाया था। राजा राज प्रथम ने एक बार करवाया था और कुलोत्तुंग प्रथम ने 2 बार करवाया था। और भूमि माप की इकाई थी पैर, इनका जो राजा का जो पैर होता था उसी को इकाई बना लिया गया। ठीक, उसका जो पांव का जो लंबाई होता था उसी को जो है भूमि माप की इकाई बना लिया गया। तो इस प्रकार से जो है आपका चोल काल का सामाजिक स्थिति समाप्त हो गया, आर्थिक स्थिति समाप्त हो गया, प्रशासन भी समाप्त हो गया, राजनीतिक विशेषता भी समाप्त हो गया। अब एक 2 पार्ट बचा है, धार्मिक स्थिति और कला और संस्कृति। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।